नमस्कार बच्चों। स्टडी सेंटर अर्वाचीन एजुकेयर 29054 मैं हिंदी विषय की परामर्शदाता। आज हम एक नया विषय आपके बीच में लेकर आए हैं और ये विषय MST2 उपन्यास और कहानी इकाई संख्या 2 से मैथिली शरण गुप्त का काव्य राष्ट्रीय जागरण, नव जागरण और नारी चेतना के संदर्भ में उनका काव्य किस तरीके से भारतेंदु से अलग रहा है। तो इसकी जो रूपरेखा है वो इस प्रकार है। पॉइंट 0 के अंतर्गत हम उद्देश्य और 1 के अंतर्गत हम प्रस्तावना देखेंगे। 2.2 गुप्त जी के काव्य का मूल स्वरूप क्या रहा, राष्ट्रीय नव चेतना, किसान जीवन, नारी भावना, हिंदी काव्य जगत में गुप्त जी का क्या योगदान रहा। और पॉइंट 4 के अंतर्गत हम जानेंगे सारांश और प्रश्न। सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ गुप्त जी का, मैथिली शरण गुप्त जी जो कि है ना द्विवेदी युग के एक प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने जो प्रेरणा ली है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से ही ली है और उनके काव्य से, और बहुत ही ये प्रेरित भी रहे हैं कि किस तरीके से नवमूलक जो नव जागरण जो इकाई है, जो कि दूसरी इकाई है, गुप्त जी ने अपने काव्य में यहाँ पर राष्ट्रीय नव जागरण, राष्ट्रीय जागरण और उसकी ऐसी कौन सी ऐसी भूमिकाओं को निभाने का यहाँ प्रयास किया है और नारी के प्रति उनकी क्या भावना है, ये उद्देश्य इनका रहा है इस द्वितीय इकाई के अंतर्गत। अब हम जानेंगे प्रस्तावना के अंतर्गत कि द्विवेदी जी ने भारतीय द्विवेदी युग में, द्विवेदी जी के नाम से ही द्विवेदी युग का जो प्रसार है वो हुआ था। और ये भारतेंदु के बाद के कवि हैं, क्योंकि द्विवेदी जी के जो प्रमुख कवि हैं द्विवेदी युग के, जो वो मैथिली शरण गुप्त हैं। और मैथिली शरण गुप्त का जो काव्य है, इसमें जो सरस्वती नाम की जो पत्रिका है जो 1901 में, जिसका संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ था, उसमें वैसे तो इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका का जो संपादन था वो अपने हाथ में लिया था, लेकिन यहाँ पर हम जानेंगे कि किस तरीके से उनकी जो साहित्यिक और सामाजिक जो प्रवृत्तियाँ यानी कि जो गुण रहे, उन्हें पहचानने में इस पत्रिका ने कितना योगदान निभाया। द्विवेदी युग में जो उस समय का जो समाज था, जो साहित्य था, गुप्त जी की जो नज़र थी उस समय के राष्ट्रीय जागरण पर थी, उस समय के जो आंदोलन जो प्रचारित हो रहे थे उस पर थी। और हम जानेंगे कि किस तरीके से इस समय तक पहुँचते हुए जो आंदोलन है वो रिक्ति काल की जो परंपरा है, उसके जो गुण हैं उनसे बिल्कुल मुक्त हो गया था। और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस समय की में विशेषताएं क्या थी। जैसे कि भारतेंदु युग में जो पद्य था वो ब्रज भाषा में लिखा जा रहा था, उसी प्रकार अब यहाँ जानेंगे कि कितना अंतर आया। द्विवेदी युग में जो पद्य की जो भाषा है वो खड़ी बोली और बोलचाल के रूप में होने लगी थी। दूसरा क्या था कि 1895 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, और इस समय में जो गुप्त जी की का जो जन्म माना जाता है 1886 में, वो एक वैष्णव परिवार से, यहाँ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी गुप्त जी के बारे में कि वैष्णव परिवार से थे। तो उनके जो संस्कार थे, जो उनके जीवन के अनुभव थे, वो उनके काव्य के व्यक्तित्व में बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया था कि समाज सुधार के जो आंदोलन थे और राष्ट्रीय आंदोलन थे उसमें उन्होंने सक्रिय भूमिका तो निभाई ही, और भाषिक रूप में भी उन्होंने क्या किया है कि हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने उर्दू, बांग्ला और संस्कृत में भी रचनाओं का अनुवाद किया है। 1909 में अब उनकी ये जो आंदोलनवादी जो प्रवृत्ति है और उस समय के जो समाज और साहित्य का जो लेखन का मुख्य उद्देश्य रहा है द्विवेदी युग का, तो जो कि उसके मैथिली शरण गुप्त इसके प्रमुख कवि कहे जाते हैं, कि 1909 में रंग में भंग उनकी प्रथम रचना है मैथिली शरण गुप्त की, जिन्होंने इसके अंतर्गत जन जन में राष्ट्रीय जो आंदोलन था उसको चेताया और समाज की जो बुराइयां थीं उसका बड़े निर्भीक रूप में यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया इस रंग में भंग के अंतर्गत। अब यहाँ पॉइंट 2 के अंतर्गत हम जानेंगे कि राष्ट्रीय गुप्त जी के काव्य का मूल रूप क्या था, और इसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय जागरण के अंतर्गत हम जानेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी का जो संबंध है द्विवेदी जी से वो गुरु और शिष्य परंपरा का था, और इस बीच में उन्होंने जो ब्रज भाषा
ब्रजभाषा जो कि है ना भारतेंदु के पद्य रूप का जो प्रतिनिधित्व कर रही थी, इस समय में वो उससे और रीति से मुक्त हो गई थी नवजागरण के काल तक आते आते। और वो भी नवजागरण, राष्ट्रीय नवजागरण, वो भी द्विवेदी युग का। इस समय में जो रीतिवादी जो परंपराएं थी वो एकदम से अलग हो गई थी। समाज और साहित्य के साथ जो कवियों का है वो एक नया रूप बन गया था। हम इसके अंतर्गत और भी जान रहे हैं कि कैसे ये यात्रा आरंभ हुई और सरस्वती पत्रिका ने किस तरीके से इसमें अपना योगदान दिया, और सरस्वती पत्रिका किस तरह से कवियों और लेखकों के साथ साथ जनमानस की भी पत्रिका बनकर रह गई। और पत्रिका जो बनी उसके कारण ये हुआ कि उस समय में जो बहुत सारी जो सामाजिक और राष्ट्रीय भावनाओं की जो प्रवृत्ति थी वो इस पत्रिका के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से लेखकों के जो स्वर थे वो प्रकाशित यहाँ होने लगे। और द्विवेदी जी और सरस्वती पत्रिका के जो संपादन कर रहे थे, कभी कभी वो गुप्त जी को माँ सरस्वती के जो चित्र है उसके ऊपर लिखने के लिए कुछ पंक्तियाँ छापने के लिए कुछ पंक्तियों के रूप में आदेश दिया करते थे, जिसे वो तत्कालीन प्रभाव से मैथिली शरण गुप्त पूरा करते थे। और इसी कालक्रम में आते हैं उन्हीं की और इन्हीं बहुत से कार्यों के कारण जो कि उनके साहित्य से वो जुड़े रहे द्विवेदी जी के साथ, तो उन्होंने गुप्त जी ने जयद्रथ व्रत, भारत भारती आदि ऐसे प्रेरणा पाकर, उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने ये रचनाएं की। और 1909 में जो उनका प्रथम काव्य रंग भंग में राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति तो उन्होंने बहुत ही स्वच्छंद रूप में की है। ऐसा भारतेंदु युग में नहीं मिलता, क्योंकि भारतेंदु युग में जो हमारी अभिव्यक्ति थी वो राज भक्ति थी, लेकिन वहाँ पर द्वंद्व था कि हम इस बात को किस तरीके से कहें। लेकिन यहाँ पर आप जानेंगे कि द्विवेदी युग के आते आते हमारी जो भावनाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्वच्छंद हो गई थी और हम खुलकर अपनी भावनाओं को कह सकते थे। और इसमें द्विवेदी जी ने जयद्रथ वध के साथ साथ आप यहाँ देखेंगे कि भारत भारती नाम की एक और काव्य रचना की, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि उन्होंने 3 भागों में जिसे बांटा है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। अतीत में उन्होंने भारतेंदु को उदाहरण के रूप में लिया है कि किस तरह से उन्होंने भी नव जागरण और राष्ट्रीय जागरण की सुधारवादी परंपराओं को से अवगत कराया। गुप्त जी ने इसका विस्तार किया, देशवासियों के इतिहास को, जो उस समय का स्वर्णिम इतिहास था, उसे भी बताया। किस तरह से लोग जातिवाद में बंटकर रह गए थे, उन्होंने अपनी पहचान एक अलग अलग जातियों में बना ली थी, उसके भी स्वर को उन्होंने बहुत ज़्यादा मुखरित किया। लेकिन उन्होंने सभी को सम्मान दिया, सभी को सम्मान दिया उनके इस जातिवाद को लेकर। और यहाँ जो उद्देश्य यहाँ एक मौलाना हाजी और साहब हैं, जो कि मौलाना हाजी नहीं, हाली ने मुस्जस नाम से एक काव्य प्रकाशन किया था, क्योंकि ये भी उस समय के नव जागरण के प्रतिनिधि माने जाते हैं काव्य के। और उस समय में उन्होंने राष्ट्र की जो संवेदनाएं थी उन पर और जातीयता के जो टकराव उस समय में हो रहा था और वर्तमान उस समय में जो देश स्थिति क्या थी देश की, इस पर वर्णन किया था। लेकिन जो भारत भारती है, जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती, ये 1912 में प्रकाशित हुई थी। और इसका उद्देश्य भी यही था कि देश में जो उस समय का जो समय है उसे उन्होंने प्रदर्शित किया। जबकि ये जो रचना है ये मुस्जस के 35 वर्ष बाद लिखी गई थी। लेकिन यहाँ पर मुस्जस में जहाँ उन समस्याओं को प्रदर्शित किया गया, यहाँ पर गुप्त जी का हमेशा अपनी रचनाओं के प्रति एक उद्देश्य रहा है सुधारवादी और समस्यात्मक रूप को एक सुधार के रूप में प्रदर्शित करने का। सुधार के रूप में उन्होंने ये जो प्रदर्शित किया है, इसमें जाति मूलक आदर्शों को भी स्थापित किया है। राष्ट्र में आंदोलन जो हो रहे थे, उन आंदोलनों में सभी जनमानस को एकजुट होने की उन्होंने यहाँ पर कोशिश भी की है। और इस बात को राष्ट्रीयता के आधार पर उन्होंने प्रदर्शित भी किया था कि हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि रामचंद्र शुक्ल का एक महत्वपूर्ण इतिहास माना जाता है, इतिहास के साक्षी माने जाते हैं, उसमें उन्होंने लिखा है कि गुप्त जी की प्रतिभा की विशेषता सबसे पहले यही है कि उन्होंने कालक्रम के अनुसार
एक तो क्षमता के साथ और उत्तरोत्तर यानी कि बाद में बदलती हुई जो लोगों की भावनाएं हैं उसका बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर वर्णन किया है। और निस्संदेह हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषी जनता के जैसे मैथिली शरण गुप्त प्रतिनिधि कवि के रूप में निकले हैं। अब भारत भारती यहाँ जो तीन तीन खंडों में विभाजित था उस समय में जो वर्तमान की स्थिति थी, वर्तमान की स्थिति में क्या क्या ऐसी समस्याएं थी जो हमारे सामने आ रही थी। गरीबी और अमन चैन व्याप होना जरूरी था उस समय में, जो कि नहीं था। और व्यापार, शिक्षा, समाज का चित्रण उस समय में था। गांधी जी के जो आंदोलन थे उसमें सक्रियता से भाग लेना, चाहे वो राष्ट्र की नई चेतना हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो। गांधी जी का राजनीतिक रूप में उनका जो विचार है वो सबके सामने प्रस्तुत करना, और वो था सत्य और अहिंसा के रूप में चलना। चाहे चरखा और गांधी जी का जो वर्णन है वो गांधीवाद के ही रूप में था। इन सब का उन्होंने वर्तमान खंड में भारत भारती की रचना में वर्णन किया था। भविष्य खंड में उन्होंने पूरी कोशिश की कि किस तरह से स्वदेश प्रेम और जातीय जो मूलक जो परेशानियां हैं उस समय में थी कि किस तरह से उनका सुधार किया जा सके। और ये उनका इस तीसरे खंड के अंतर्गत मुख्य उद्देश्य रहा। आगे हम जानेंगे दूसरे भाग में। धन्यवाद।